हेलो फ्रेंड्स, विश्व इतिहास की श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं यायावर साम्राज्य के बारे में। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बहुत विस्तृत साम्राज्य बनाया और एक ऐसा शासक दिया जिसको विश्व इतिहास एक बड़े नाम से जानता है, और वो बड़ा नाम था चंगेज़ खां। मंगोल शासक चंगेज़ खां और उसके मंगोल कबीले यायावर के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे यायावर साम्राज्य क्यों कहा गया। यायावर शब्द जो है, यायावर शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोग जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जो हमेशा चलते रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते, या उसे हम कह सकते हैं ऐसे लोग जो खानाबदोश होते हैं। तो ये लोग अपने पशुओं के साथ उनके भोजन की तलाश में, उनके चारे की तलाश में सर्दी और गर्मी की ऋतु में एक स्थान से दूसरे स्थान को हमेशा चलते रहते थे, इसलिए इनको खानाबदोश के नाम से जानते हैं। और जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो जनजाति थी मंगोल। मंगोल, जिसको आज हम मंगोलिया कहते हैं, मंगोलिया में रहने वाली एक जनजाति थी जो पशुपालक और शिकारी होते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश में टहलते थे, पशुओं के साथ यात्रा करते थे, इसलिए इनको यायावर या खानाबदोश कहा गया। तो मध्य एशिया या जो पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, और उस क्षेत्र की कुछ भौगोलिक जो परिस्थितियां थी उसको हम समझ लें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। एक मानचित्र देख लें पर सबसे पहले कि ये खानाबदोश जो जनजाति थी कहाँ थी, और ये जो साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित हुआ वो किस क्षेत्र में स्थापित हुआ। आपके सामने मध्य एशिया और पूर्वी एशिया का वो मानचित्र है जिसमें आप देख रहे हैं चीन सहित मंगोलिया, विस्तृत मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र देखें आप, मंगोलिया, चीन, उसके बाद रूस तक का विस्तृत भूभाग, कैस्पियन सागर पश्चिम में और देख रहे हैं आप। ये जो पूरा क्षेत्र था ये इस यायावर जनजाति के द्वारा स्थापित साम्राज्य था, जिसे हम मंगोल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। सीमाएं यहीं तक सीमित नहीं थी। एक समय वो भी आया कि जब चंगेज़ खां के द्वारा मंगोल साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में पोलैंड और स्पेन तक पहुंच गई। तो चीन से लेकर के स्पेन तक की क्षेत्र, उत्तर में रूस का जो क्षेत्र था वहां से लेकर के अफगानिस्तान तक का, इतने बड़े भूभाग पर इस जनजाति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। आज ऐसे साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र की क्या भौगोलिक विविधता थी। अभी आपने जहां मंगोलिया देखा, सामने आपके मंगोलिया है, ये मध्य एशिया और पूर्वी एशिया का वो क्षेत्र है जो बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से मनोरम क्षेत्र है। इसके उत्तर में आल्ताई पर्वत की बर्फीली चोटियां हैं, तो दक्षिण में गोबी का मरुस्थल है। आल्ताई पर्वत की उन बर्फीली चोटियों से बहने वाली ओनान और सेलेंगा जैसी नदियां हैं जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के मैदान को हरा भरा रखती है। कृषि की ज़्यादा संभावना यहाँ नहीं है, इसलिए इस स्टेपी क्षेत्र में
ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको स्टेपी क्षेत्र कहते हैं। मध्य एशिया का ये क्षेत्र जो घास के मैदान है, इस घास के मैदानों में जो अनेक नदियाँ या जो झरने बहते हैं उससे हरी भरी घास होती है, और यहाँ पर पशुपालक और शिकारी समुदाय के लोग रहते थे। और ये लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे। जो यहाँ पशुपालक थे वो मुख्य रूप से घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट ऐसे पशुओं को पालते थे। दूसरे समुदाय शिकारी समुदाय थे जो शिकार करते थे। तो जो मंगोल थे वो भी पशुपालक और शिकारी समुदाय के लोग थे। ये लोग खेती पर निर्भर नहीं रहे। ओके, शिकार करते थे या पशुपालन करते थे और अच्छे धनुर्धर, ये अच्छे धनुर्धर होते थे, बहुत अच्छे शिकारी होते थे और बहुत अच्छे घुड़सवार थे। ये जो योग्यताएं थी ये इस क्षेत्र की भौगोलिक विविधता की देन थी। भाई ये क्षेत्र ऐसा था, स्टेपी क्षेत्र था, खेती हो नहीं सकती थी, तो जीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर रहना पड़ता था। ये तो शिकार करते थे और शिकार करने के लिए उनको घुड़सवारी करनी पड़ती थी। घोड़े पर बैठे हुए तीर के द्वारा शिकार करते थे। तो धीरे धीरे कुशलता उनमें विकसित होती चली गई और वो एक अच्छे धनुर्धर, बहुत अच्छे शिकारी सिद्ध हुए। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़ों पर बैठ करके सटीक निशाना लगाना, ये इनका एक प्रकार से कौशल के रूप में विकसित हो गया। ओके, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी थे जहां पर्याप्त भौगोलिक विविधता थी और इस क्षेत्र में कृषि की संभावनाएं अति न्यून थी। इसलिए इनको ये दो काम करने पड़े, या तो लोगों ने पशुपालन किया या लोग शिकारी का काम करते थे। छोटे छोटे समुदाय थे। समाज यहाँ का कबायली था, कबीलाई समाज था। जो परिवार का ढांचा था, परिवार पितृपक्षीय होता था। पितृपक्षीय परिवार होता था और जिस परिवार के पास पशुओं की संख्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि पशु ही धन था, तो पशुओं की संख्या ज़्यादा होना उस परिवार की समृद्धि की निशानी थी। और प्रायः पशुओं को लेकर के, चरागाह को लेकर के, शिकार को लेकर के, इनमें आपस में इन कबीलों के बीच युद्ध भी होता रहता था और इसलिए कबीले एक दूसरे से साथ संबंध बना करके रखते थे। कोई शक्तिशाली कबीला है तो उसको परास्त करने के लिए जो छोटे छोटे कबीले थे वो एकजुट हो जाते थे, या एक कबीला दूसरे कबीले के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करता था। तो इस प्रकार इन कबीलों के बीच ऐसे परिसंघ, ऐसे गठबंधन होते रहते थे। ये गठबंधन कई बार बहुत अस्थायी नहीं होते थे। समय के साथ ये गठबंधन टूटते भी रहते थे, बनते और बिगड़ते रहते थे। तो एक प्रकार से एक राजनीतिक गठबंधन होता था। किसी शर्त के खिलाफ दो चार कबीले एकजुट हो जाया करते थे। मुख्य कबीले यहाँ कौन थे? जो मध्य एशिया का क्षेत्र था, यहाँ पर तातार, खितान, मांचू, कैराइट, उइगुर, ये कुछ मुख्य कबीले थे और ये कबीले काफ़ी शक्तिशाली थे। इनमें आपस में इस प्रकार के युद्ध पशुपालन के मसलों पर, चारागाह के मसले पर होते रहते थे। समाज पारंपरिक था, सीमित आवश्यकताएं थी और ये लोग लंबी और कठोर सर्दी के साथ, गर्मी की ऋतु यहाँ छोटी होती थी, सर्दी की ऋतु बहुत लंबी और कठोर होती थी, तो उस दौरान इनको
बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना पड़ता था। जब बर्फीली हवाएं चलती थी, क्षेत्र में बर्फ़ पड़ जाती थी, तो ये नीचे की ओर, दक्षिण की ओर पलायन कर जाते थे, और जब सर्दियां कम होती थी तो ये उत्तरी क्षेत्र में आ जाते थे। तो इस प्रकार पशुओं के साथ इनका आने जाने का क्रम बना ही रहता था, और इसलिए ये स्थायी बस्ती बना करके नहीं रहते थे। इनके जो ऐसे घर होते थे, वो घर चमड़े के जानवरों की खाल के तंबू होते थे, जिनको जर कहा जाता था। घर इनके जानवरों की खाल के होते थे, प्रायः समूढ़धारी जानवरों के, ऐसे जानवर जिनकी खाल में बाल होता था, ऐसे जानवरों की खाल से ये अपने वस्त्र बना करके पहनते थे। तो जानवरों की खाल से घर बना लेते थे, जानवरों की खाल के वस्त्र पहन लेते थे, घुड़सवारी करते थे, शिकार को मार करके अपना पेट भर लेते थे। तो आवश्यकताएं इनकी पशुओं से और उस स्टेपी क्षेत्र में मिलने वाले संसाधनों से पूरी हो जाती थी। थोड़ी बहुत जो आवश्यकता होती थी उसके लिए व्यापार भी करते थे। व्यापार किससे करते थे, ये देख लीजिए। मानचित्र को एक बार फिर से देखेंगे। मंगोलिया के सीमा से जुड़ा हुआ चीन दिख रहा है आपको। तो ये लोग जो पशुपालक और शिकारी समुदाय के लोग थे, ये लोग चीन के साथ व्यापार करते थे। अच्छा, ये व्यापार दोनों के लिए लाभदायक था। पशुपालकों के लिए, इन यायावर समुदाय के लिए ये लाभ था कि इनको खाने पीने की चीज़ें, खाद्यान्न और लोहा, जिससे कि ये तीर के नुकीले भाग जो बाण बनाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते थे, तो लोहा इनको मिल जाता था। खाने पीने का सामान इनको चीन से मिल जाता था। बदले में चीन के लोगों को जानवरों की खाल है, समूढ़धारी जानवरों की खालें थी, ये शिकारी पशुओं के द्वारा मारे गए विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाल है, मांस है, इस प्रकार की चीज़ें चीन के लोगों को मिल जाती थी। तो इस प्रकार अदला बदली वस्त्र विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। कई बार अपने पशुओं को देकर के सामान खरीद देते थे, तो बदले में ये पशु देते थे या खाले देते थे, और वहाँ से चीन से लेते क्या थे, खाद्यान्न और लोहे के सामान। कई बार इनके वस्तु विनिमय में परेशानी भी आती थी, लोग तैयार नहीं होते थे। हर एक पक्ष दूसरे पक्ष से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता था। चीन वाले सामान कम देना चाहते थे, आवश्यकता के सामान के बदले इनसे ज़्यादा खाले या ज़्यादा पशुधन लेना चाहते थे। तो इस बात को लेकर के इनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, और कई बार ये लूटपाट पर भी उतर आते थे। तो ये इस प्रकार का एक व्यापारिक जो संबंध था, वो सामान्य और कभी कभी वो संघर्ष के रूप में भी परिवर्तित हो जाता था। ओके, तो यह जीवन था जो कि बहुत संघर्षमयी था। सर्दी की ऋतु बहुत कठोर होती थी, और ऐसे में इस उत्तरी क्षेत्र में जीवन यापन करना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में रह करके ये जो कबायली समुदाय के लोग थे, ये बहुत ही कठोर हो चुके थे। ये शारीरिक रूप से बहुत दृढ़ थे, और मौसम की मार को सह लेने में, प्राकृतिक कठिनाइयों को सह लेने में ये अभ्यस्त से थे। ओके, ये हो गया इनका सामाजिक परिवेश। अब ऐसे परिवेश में जो ये विभिन्न कबीले थे, इन कबीलों के बीच होने वाले जो युद्ध थे, इन युद्धों ने यहाँ की राजनीति को, यहाँ के कबीलों के बीच के संबंधों को प्रभावित किया। ओके।